मैंने मन बना रखा है कि मुझे अपने बच्चों को यूएस भेजना है, और जब यूएस भेजने का टाइम आया तो पता चला हमारे पास तो दिल्ली पढ़ाने भर का भी पैसा नहीं है। At a very young age, people are writing their will. Will is always a reason for dispute in the family. If your money mindset is right, if your behavior towards money is right, if your attitude towards money is right, तो आपके लाइफ की सारी चीजें सॉर्टेड है। ह्यूमन बीइंग को ना कम खर्चा, ज्यादा खर्चा, क्या मिला क्या नहीं मिला, इससे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ कब होती है किसी को, जब उसने जो सोचा वो उसको नहीं मिला। Should you be sharing with your children कि आपने उनके लिए क्या इन्वेस्ट किया है? बहुत ज़्यादा पैसा बच्चों को बता के कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी चीज़ आगे लाइफ में आप प्लान कर रहे हो या आपको why are you doing this, अगर वो आपको पता है, so I feel there is very high probability कि आप जो सोच रहे हो वो वैसे ही होगा और आपको रिजल्ट वैसे ही मिलेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द जीसी शो। आज का एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज़ नॉन अदर देन धवल प्रकाश, बनारस के यंग एंड डायनेमिक एंटरप्रेन्योर इनटू फैशन इंडस्ट्री। ही रन्स मल्टीपल स्टोर्स ऑफ रेमंड्स इन मादेवर। तो आज हम इनसे कुछ दिलचस्प बातें करेंगे जो सुन के बहुत मज़ा आने वाला है। इस एपिसोड को अंत तक देखिएगा और अब शुरू करते हैं हम लोग आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। वेलकम धवल, वेलकम टू द शो। Thank you, Garud भैया। गुड टू हैव यू हियर। Same here, and I must congratulate you that you're giving opportunity to young entrepreneurs like me Thank to you. come on your show. थैंक यू। सो धवल, इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग 4-6 एपिसोड हमने शूट कर लिए, तो इव गॉट ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द फ्रेंड फैमिली एक्विंटेंसेस, और धीरे धीरे व्यू भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो और इंटरेस्टिंग करने का जो जज्बा है ना, जो फील आ रहा है ना, वो बहुत मज़ेदार होता है। तो और बेटर करना है ताकि हम लोग और बेटर कंटेंट दे सके और अपने व्यूअर्स का फाइनेंशियल माइंडसेट थोड़ा और ट्रेन कर सके, ताकि वो लोग राइट फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके। बिकॉज इट इज़ ओनली अबाउट टेकिंग राइट डिसीजंस। दिन भर में हमें इतने सारे डिसीजंस लेने होते हैं, तो वो अगर स्किल हम लोग सीख लिए तो फिर सब काम आराम से हो जाता है। तो धवल, व्हेन वी गो बैक एंड सी, तो जो हिस्ट्री है मेरी फैमिली की, तुम्हारी फैमिली की, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। You lost your dad at a very young age. I believe you were 24, 25 at that age. So, how difficult was it? झटका लगा होगा, काफ़ी सारी challenges आए होंगे, चीज़ों को understand करने में, समझने होंगे। तो how difficult was it? Well, I wish I had words to describe how difficult was it. I think सबसे आसान तरीके से मैं ये कहता हूँ कि कोई कहता है ना कि पैरों तले ज़मीन ज़मीन निकल गई, तो आई कुड एक्चुअली फील कि उसका मीनिंग क्या है। There was a day when my dad was unable to move his hand, paralyzed, yes. And I did not know how to sign a check, so I never forget that day. And from that day to where I am today, it has been a learning experience each day of my life. So it was definitely very difficult because me being the only son, and it was a family in which it was just 4 of us. So when you do not have a guiding force who is financially literate in your own family, and you face something like that, then you have to fall and learn each day of your life. नहीं, एक्चुअली देखो, डिफिकल्ट तो बहुत होता है, बिकॉज एक टाइम के बाद आपको सारे डिसीजंस खुद देने होते हैं। सब चीज़ के जिम्मेदार आप खुद होते हैं। आप किसी के ऊपर कोई बात छोड़ नहीं सकते कि मैं क्या करूं, मैंने नहीं किया ये, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। और फिर उस एज में शायद कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था, कभी डिसीजंस लिए ही नहीं थे लाइफ में। हमेशा हम लोग डिसीजंस को कैरी फॉरवर्ड करते थे, जो पापा ने लिया उसको कैरी कर लिए। तो डिफ़िकल्ट तो बहुत होता है, बट येस, इट इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग एज वेल। तो जब हम बात करते हैं इन सब तरह के इंसिडेंट्स के, किसी भी फैमिली में कभी भी हो सकती है, तो जो ट्रांजिशन होता है एट दिस टाइम, जब आपके हाथ पे अचानक से पूरे परिवार की कमान आती है, स्टीयरिंग व्हील आती है, एंड यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार,
तो काफ़ी सारी और छोटे-छोटे चैलेंजेस आते हैं। तो बिगेस्ट चैलेंज इज़ द फाइनेंशियल सेटबैक, फाइनेंशियल चैलेंज, क्योंकि सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि हम अपने फैमिली की फाइनेंशियल्स को अपने कंट्रोल में करें, सो दैट वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, कि हमें आगे फैमिली में हमारी दिक्कत, कोई चैलेंज ना हो, इट बिकम्स ईजियर फॉर द फैमिली। तो वो ट्रांजिशन प्रोसेस कितना स्मूथ था, उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आए, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, थोड़ा ब्रीफ में बताओ? So, because my father was relatively very young, he passed away at the age of 64. हुँ, हुँ। So nobody had ever thought in the wildest of dreams कि ऐसा कुछ हो जाएगा. हुँ, हुँ। And I had just joined business with him. And when fresh blood enters, तो उस समय ये होता है कि finance, accounts, ये सब पापा देख लेंगे. अपना काम है काम बढ़ाना, माल बेचो। माल बेचो, काम बढ़ाओ, growth. And that is how my father also always welcomed, कि नहीं ये part मैं देख रहा हूँ, back end में देख रहा हूँ, you have my Front end confidence, देखो। जाओ, do it. And I think I just got 2 months in office with him, and after that he started following it. हुँ, हुँ। As I said, it was not expected. तो ऐसे ऐसे hurdles आए जब लगा कि अरे काश ये ऐसा हो, पहले से ऐसा कर लिया गया होता, हुँ, हुँ। शायद ये डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी होते तो आज इतनी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती. तो वो जो ट्रांजिशन पीरियड था ना, वो काफी लंबा चला. यूजुअली इट इज़ लॉन्गर, मतलब हम लोग तो देखते हैं, इट्स बीन 18 इयर्स इनटू फाइनेंशियल इंडस्ट्री, एंड आई हैव सीन ये बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ होता है, और कुछ-कुछ क्लाइंट्स का तो ये ट्रांजिशन पीरियड 10-10 साल मैंने देखा है, मेरे साथ-साथ निकला है लोगों का, बिकॉज़ चीज़ें इतनी मिसमैनेज्ड थी कि लोगों को पता ही नहीं क्या चीज़ कहाँ है। So I feel in these days, realizing the importance of this succession planning and transition, people have professionally started taking advice to how to write your will. And at a very young age, people are writing their will, which is a very smart thing to do. I think everybody should do that, even me and you, because life is so uncertain. अब वो नहीं कह सकते कि आपकी एज ज़्यादा होगी तभी आपकी लाइफ अनसर्टन है. True. Life is uncertain at any age. Any age. So we should be prepared, as if it's the last day of your life. देखो, यू राइटली सेड, विल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, विल तो हर किसी को लिखनी ही चाहिए, पर विल इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन। बहुत सारी और छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो कि एज़ अ पर्सन यू शुड टेक केयर ऑफ। तो कुछ एक आध चीज़ जैसे मैं बताऊँगा। विल इज़ ऑलवेज़ अ रीज़न फॉर डिस्प्यूट इन द फैमिली। इफ द फैमिली इज़ बिग, इफ यू हैव सिबलिंग्स, तो will can always be challenged in court. तो I have seen a lot of clients will के कारण dispute हो गया है family, There are two sides of a coin. right? हाँ. तो will लिखने का तरीका, will लिखने का स्टाइल, वो सब तो the lawyers take care of it very well, अगर आप अच्छे लॉयर को हायर कर रहे हैं, पर आपको उसके अलावा चीज़ों को जो मैनेज करना है, so that the wealth that you have, it is actually easily dividable. अगर आपकी वेल्थ इस फॉर्मेट पे है कि वो डिवाइड नहीं हो सकती, यू जस्ट गिव नेम्स टू योर फैमिली कि भाई ये एक एसेट है जो तुम्हारी भी है, तुम्हारी भी है, तुम्हारी भी है, पर वो स्प्लिट नहीं हो पा रही है। You're saying it should be divisible. डिविजिबल, करेक्ट। जैसे हम लोग जब बात करते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स की, तो वन ऑफ द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कि वो आपका डिवाइड हो सके। अगर वो डिवाइड नहीं होता है, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। Agree. Totally agree. सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि जो बिजनेसमैन होता है उसके फैमिली मेंबर्स को अपने हस्बैंड या अपने फादर या अपने भाई के वेल्थ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होती है. बताना अपना काम है ना। बिल्कुल. तो आई थिंक ये पहला स्टेप जो है जो सबको लेना चाहिए. आई थिंक देयर इज अ डॉक्यूमेंट which is called what my family should know, and that document should carry all your life insurance policy numbers, Everything. your health insurance policy numbers, your mutual funds. I mean, all financial documents should be mentioned in it. मेंशन्ड। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, व्हेन यू प्लान योरसेल्फ फॉर दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, दैट इज़ अ पावर ऑफ अटॉर्नी। बिकॉज़ जैसे एज़ यू सेड इट हैपेंड विद योर डैड, तो विल ओनली कम्स इनटू एक्शन
व्हेन समवन इज नो मोर। बट देयर आर केसेस कि जब कोई आदमी जिंदा तो है पर वो कुछ डिसीजन लेने के लायक नहीं है, ना साइन करने के लायक है ना डिसीजन लेने के लायक है। तो जिसने विल तो लिखी और अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी और वो 4-5 साल इस स्टेट में रह गया, तो वहाँ बहुत सारे डिसीजंस रुक जाते हैं। गलत हो सकते हैं। रुक ही जाते हैं ना। आपको बैंक से एक्सेस नहीं मिला, अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं लिखी तो आपका बैंक ही एक्सेस नहीं दिया, आपके बिजनेस में आपको एक्सेस नहीं मिला। तो पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आप जिंदा हैं तब तक के लिए। सो धवल, पापा के इंसिडेंट्स के बाद काफ़ी सारी चीज़ों की लर्निंग भी मिली होगी कि अगर ये चीज़ इस तरह से प्लान्ड होती तो शायद ईज़ियर होता। चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स के पार्ट में है, चाहे वो बिज़नेस के पार्ट में है, चाहे वो पर्सनल वेल्थ के पार्ट में है। तो व्हेन you see yourself as a father, you have 2 children, a daughter and a son. So how smartly are you planning so that this transition for your children is very smooth? So first of all, we are doing a disciplined investment for their future. भाई आपकी डॉटर है तो आपको शादी भी करनी है, पढ़ाना भी है, बेटे की भी शादी करनी है, उसको भी पढ़ाना है। इट्स समथिंग विच इज एविडेंट कि ये आपको लाइफ में आगे करना ही है। You have a lot of responsibilities on your head. ये तो देखो कहते हैं ना कि आदमी पैसा कमाता क्यों है? इसलिए तो कमाता है कि बच्चों को पढ़ाए, बच्चों की शादी करे, खुद अपना रिटायरमेंट काटे, अपने सारे शौक पूरे करे। अगर ये नहीं कर पाया, then the purpose of earning money is defeated. सो एंड ये भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आप किस बच्चे के लिए क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट शुड ऑल्सो बी प्री डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड। वो इन्वेस्टमेंट उसके नाम से ही करते हैं। अदरवाइज पहले के ज़माने में लोग उतना सोचते नहीं थे, और वो सोचते थे एक कॉमन इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी में बाद में बंटवारा कर देंगे। बट आपको डे वन से पहले से माइंड में होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट मेरे डॉटर के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट मेरे बेटे के लिए है। और हर साल आप डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से अपने दोनों बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए आप करें। एंड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके फिक्स एसेट्स हैं, आई पर्सनली फील कि वो कभी भी किसी एक इंडिविजुअल के नाम पे ना हो करके, अगर वो जॉइंटली कोई भी फैमिली के 2 लोगों के नाम पे होता है, तो ट्रांजिशन के टाइम पे इट इज़ लॉट मोर स्मूदर। I don't know if you agree with me or not. नहीं, I agree. So that is what I think is a good way to go about it. तो एक कॉमन मिस्टेक मैं देखता हूँ नॉर्मली लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स डू कि जब बच्चों के लिए प्लान करते हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो यूजुअली लोग इक्वल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। उनका ये मानना है कि भाई मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं तो आई शुड गिव इक्वल टू बोथ द चिल्ड्रन। तो अगर किसी को लाख रुपए इन्वेस्ट करना होता है तो दोनों बच्चों के लिए 50-50 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करता है। आई होप तुम भी ऐसा ही करते होगे, राइट? सो इसको इवैल्यूएट करने का, समझने का एक और पर्सपेक्टिव भी है, विच इज़ फाइनेंस की नज़र से वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम लोग जब बच्चों को बराबर देना चाहते हैं, तो क्या एक्चुअली हम उनको बराबर दे पाते हैं? दैट इज़ वेयर वी हैव टू थिंक। I think that will depend on the timeline that when you start investing. राइट। जो बड़ा बच्चा होगा उसका इन्वेस्टमेंट आपने पहले से कर रखा होगा, जो सेकंड बच्चा होगा उसका इन्वेस्टमेंट बाद में चालू हुआ होगा। सो आई थिंक तो आइडिया ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट इज टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ द चिल्ड्रन। और हमें उस टाइम पे उतने पैसे चाहिए। अगर हमें एक बच्चे को फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना है और एक को फैशन करना है, तो दोनों की पढ़ाई में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम ये नहीं कर सकते कि नहीं हम इसको डॉक्टर बनाए हैं तो हम इतना पैसा इसके लिए भी करें। हमारा पहला मुद्दा है कि हमारे दोनों बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। अब दोनों की टाइमलाइन्स अलग हैं, दोनों की ज़रूरतें अलग हैं।
अब अगर हम दोनों के लिए बराबर बचाएंगे तो हम दोनों की ज़रूरत कैसे पूरी करेंगे? तो इट इज़ अबाउट गिविंग इक्वल टू द चाइल्ड, नॉट इन्वेस्टिंग इक्वल टू द फॉर द चाइल्ड। अगर आज आप इन्वेस्ट करते हैं, एक आपकी 10-12 साल की बेटी है, एक आपका 4-5 साल का बेटा है, आप दोनों के लिए बराबर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी बेटी को तो पैसे चाहिए 20, 22, 25 की उम्र में शादी में, और बेटे के लिए चाहिए 30 की एज में। बेटा अभी है भी 5 साल का, तो उसको आप मतलब बच्चे के लिए, बॉय के लिए आपको मिलेगी 25 साल की कंपाउंडिंग, एंड फॉर द गर्ल यू विल गेट 15 years ऑफ कंपाउंडिंग। So hence the role of a financial planner like you comes into play, because as a person who is not very financially literate, वो कभी इसके बारे में सोच भी नहीं पाएगा. I think a very important thing to practice is that time and again you should keep reviewing your investment, because if once you evaluate कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है उनकी वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है, so accordingly you can make alterations in your future planning, राइट। practices, financial practices. हाँ, दोनों बच्चों की नीड अलग है, दोनों बच्चों को पैसे अलग-अलग टाइमलाइन्स पे चाहिए। तो हमारा पर्पज़ ये है कि हम उनकी ज़रूरत के टाइम पे उतना पैसा इकट्ठा कर सकें। मैं तो ये सोचता हूँ जब एजुकेशन की बात होती है तो आज के टाइम पे आपके हिसाब से जो भी आपकी जो भी ऐसा कॉलेज है जो आपके हिसाब से बेस्ट कॉलेज है जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो आज के टाइम पे, उसकी फीस कितनी है अभी, उसमें इन्फ्लेशन जोड़ करके, और आपका बच्चा जब कॉलेज में जा रहा होगा, आप लगभग अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर सकते हो कि उस समय उसके कॉलेज की फीस कितनी होगी, उसके हिसाब से आप अभी से इन्वेस्टमेंट चालू कर दो. तो जब हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन में ना बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। हम लोग ब्रॉडली इन्फ्लेशन डिस्कस कर लेते हैं और इन्फ्लेशन के हिसाब से अपने फाइनेंसेस को इवैल्यूएट कर लेते हैं, पर उसमें दिक्कतें, कमियां बहुत आती हैं। जब आपका वो गोल नज़दीक आता है तो आपको लगता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर भी नहीं लगता। उसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो इन्फ्लेशन, लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन अलग है, एजुकेशन इन्फ्लेशन अलग है, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन अलग है। इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड. तो सबसे रैपिडली अगर देखें तो हेल्थ केयर और एजुकेशन इन्फ्लेशन बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। मतलब ऑन एन एवरेज अगर इंडिया में बात करें तो 10 से 12% की एजुकेशन इन्फ्लेशन इंडिया में चल रही है। ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा हाई है एजुकेशन इन्फ्लेशन। तो अगर हम नॉर्मल 5-6% से अगर जोड़ते हैं, देन वी एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक, क्योंकि बाद में हमको लगता है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं जो हमने सोचा था हम पढ़ा सकें। दूसरा फैक्टर आता है दैट इज़ कॉल्ड लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन। हम आज जिस तरह की पढ़ाई सोच रहे हैं, 10 साल बाद जाते थे हम उससे और महँगी पढ़ाई सोचने लग जाएँगे। हम लोग जिन स्कूलों में पढ़े हैं, शायद हम आज अपने बच्चों को उससे बेहतर स्कूल में भेजना चाहते हैं, और 10 साल बाद हम और ज़्यादा। So what is the right thing to do? What do you suggest? How should we go about it? 3 तरह की इन्फ्लेशन को फैक्टर करना पड़ेगा व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर एजुकेशन। पहला, नॉर्मल इन्फ्लेशन की बजाय आप एजुकेशन इन्फ्लेशन को फैक्टर करें। दूसरा, लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन, कि आपकी ज़रूरत और बदल जाती है। आपकी जब जैसे-जैसे आपकी कमाई बढ़ती है ना, आपकी स्पेंडिंग पावर बढ़ती है। तो आपको लगता है नहीं हम और बेहतर But पढ़ाएँगे। you have to start somewhere ना, कोई एक स्टार्ट करने के लिए तो आप एजुकेशन इन्फ्लेशन 11% पकड़ लो, 12% पकड़ लो, प्लस उसमें लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन जोड़ दो 2-3% का, क्योंकि वो तो हम लोग ग्रो कर ही रहे हैं। हम लोग 5 साल पहले सोचते थे बच्चों को यहाँ भेजेंगे, आज हम सोचते हैं कि चलो यार अब तो हम यहाँ भेज सकते हैं, हाँ, I mean that is और limitless. नेक्स्ट 4 इयर्स बाद हम सोचेंगे कि हम यहाँ भेज सकते हैं। At the same time, looking at the vulnerability in the market and uh, uncertainties of life, it could be either ways, right? So you should always hope for the best and be prepared for the worst. यस, So hence, you need to fix an index, right? कि जिसके behalf पे आप अभी इन्वेस्टमेंट अपना चालू कर सकते हो. इट इज़ अबाउट स्टार्टिंग फर्स्ट। हाँ, पहले शुरू तो करें, राइट. फिर बाद में इसको रिफाइन करते चलेंगे धीरे-धीरे। और तीसरा फैक्टर जो है व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज़ बहुत से लोग आजकल अपने बच्चों को इंडिया के बाहर पढ़ाना चाहते हैं। भाई जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो भेजते ही हैं,
यूएस भेजते हैं, यूके भेजते हैं, सिंगापुर भेजते हैं। तो इफ द विजन इज इंटरनेशनल एजुकेशन फॉर योर चिल्ड्रन, यू शुड डेफिनेटली फैक्टर करेंसी डिवैल्यूएशन। बिकॉज मैं कोविड के पहले सिंगापुर गया था, 50-51 रुपए का सिंगापुर डॉलर था, आज ऑलमोस्ट 70 पे है। कैन यू एवर टाइम दैट और प्रिडिक्ट दैट? मतलब प्रिडिक्शन हम प्रिडिक्ट करना ही नहीं है, इसकी भी कोई स्टडी है, इसकी कोई? प्रिडिक्ट नहीं करना है। हिस्टोरिकली देखें तो 2 से 3% करेंसी डिवैल्यूएशन इंडिया का आ रहा है, यूएस के मतलब यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट में भी आ रहा है, पाउंड्स के अगेंस्ट में भी आ रहा है, यूरो के अगेंस्ट में भी आ रहा है। तो वो तो आ ही रहा है, तो हम उसको आंख बंद करने की बजाय उसको प्रिपेयर होके तो मान लीजिए कि हम लोगों ने प्लान कर लिया, अ वेरी इंट्रिगिंग क्वेश्चन केम टू माय माइंड, शुड यू बी शेयरिंग विद योर चिल्ड्रन कि आपने उनके लिए क्या इन्वेस्ट किया है, क्या नहीं किया है? राइट। देखो क्या है ना कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक सिंपल सी स्टोरी से मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। ह्यूमन बीइंग को ना कम खर्चा, ज्यादा खर्चा, क्या मिला क्या नहीं मिला, इससे कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग 10 रुपए में भी खुश रह सकते हैं और लाख रुपए भी कम पड़ सकते हैं। पर चैलेंज जानते हो तकलीफ कब होती है किसी को? जब उसने जो सोचा वो उसको नहीं मिला। अगर हम 10 रुपए की चीज ही सोचते हैं और वो मिल जाती है, आई एम हैप्पी। और मतलब अगर हम सोचे कि हमको 5 रुपए की कैंडी खानी है और वो मिल गई, आई एम हैप्पी। और अगर मैंने सोचा कि नहीं मुझे रोशर खानी है और मुझे कैंडी मिली, देन आई एम नॉट हैप्पी। तो इट इज ओनली अबाउट एक्सपेक्टेशंस, मीटिंग आउट एक्सपेक्टेशंस। But I was asking, I'm asking this question more with the intention of कि अगर आप अपने बच्चे को बता देते हो मैं बता कि रहा हूँ, आई एम कमिंग ओवर दैट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या हेल्प मिलती है कि व्हेन यू ड्रॉ अ फाइनेंशियल प्लान फॉर योरसेल्फ कि हमें बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, तो व्हेन यू डू द रिवर्स कैलकुलेशन आपको एक नंबर मिलता है कि अगर मुझे बच्चों को यहाँ पढ़ाना है तो मुझे एक्स अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी और इतने साल में पड़ेगी, और उस एक्स अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए मुझे आज से इतने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, अलग रखने पड़ेंगे। गेट दैट नंबर। तो जब आपको नंबर मिल गया, वो नंबर आपको ये बताएगा कि आप एक्चुअली वो नंबर अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो आपकी रीच में है कि आपकी रीच में नहीं है। तो आपको जब वो नंबर पता चल गया और आपको ये समझ में आ गया कि दिस नंबर इज बियॉन्ड माई रीच, तो आप वो एक्सपेक्टेशन जो 10 साल बाद की है उसको अभी से रिवाइज करके नीचे ला सकते हो। राइट? तो प्राइमरी चीज हो गई कि एक्सपेक्टेशन सेटिंग ऑफ योर चिल्ड्रन। इफ यू आर क्लियर ऑन ब्लैक एंड व्हाइट, यू नो व्हाट यू हैव एंड वेयर इट विल टेक यू टू, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस खुद के लिए भी सही सेट करते हो। अगर हम ये सोच रहे हैं, अभी से मैंने मन बना रखा है कि मुझे अपने बच्चों को यूएस भेजना है फॉर एन एग्जांपल, मैंने घर में भी अपनी वाइफ को ही बोला यार बच्चों को तो यूएस ही भेजेंगे, बच्चों को भी शुरू से उनको तो यूएस जाना है पढ़ने। और जब यूएस भेजने का टाइम आया तो पता चला हमारे पास तो दिल्ली पढ़ाने भर का भी पैसा नहीं है। तो क्या हुआ, हमने इतने सालों से फैमिली की रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस सेट कर दी जो कि बाद में पूरी नहीं। दिस विल हर्ट मोर। तो हमें एक्सपेक्टेशंस सही सेट करनी है। तो जो बच्चों को डिस्क्लोज करने की बात आ गई कि आप तुम्हारे लिए मैंने इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है, वो राइट एक्सपेक्टेशंस के साथ ही अपने को बताना है। क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा बच्चों को बता के कोई फायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सब कुछ बता देंगे तो साइकोलॉजिकली, बिकॉज ह्यूमन माइंड है, इट बिहेव्स द राइट वे, सेम वे फॉर एवरीवन, कहीं ना कहीं आपकी कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। एग्जैक्टली जैसे अब पढ़ना है, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और आप पूरा पेड एजुकेशन भी कर सकते हो, तो फिर स्कॉलरशिप का शायद बच्चा एफर्ट ही ना करे। करेक्ट। तो यू नीड टू टीच योर चाइल्ड अबाउट फ्रूगलिज्म फ्रॉम डे वन। देखो ट्रांजिशन का ये भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि हमें अपने बच्चों को फाइनेंशियली ट्रेन करना है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस,
बल्कि पैसे के प्रति उनका व्यवहार कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, वो पैसे को कितना अच्छे से समझते हैं, पैसे को कितना सही यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ इफ योर मनी माइंडसेट इज़ राइट, if your behavior towards money is right, if your attitude towards money is right, तो आपके लाइफ की सारी चीजें सॉर्टेड है। मैंने आज तक अपने लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो पैसे की इज्जत करता है, वो हर एक चीज की इज्जत करता है। अगर कोई पैसे को सही से ट्रीट करना जानता है, पैसे को मिसबिहेव नहीं करता, तो वो किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं करता है। मतलब जितनी भी बुरी आदतें हैं दैट इज रिलेटेड टू मनी। तो अगर आपका पैसे के प्रति स्वभाव सही है, तो आप में ईगो कम रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, आप में गलत आदतें कम होंगी, आप फिजूल के खर्चे नहीं करोगे, तो आपकी ऑलमोस्ट हर चीज सॉर्ट हो जाएगी, डिसिप्लिन में आ जाएगी जब आप पैसे से अपने बच्चों को राइट ट्रेन कर दोगे। अपने आप वैल्यू समझ में आ जाएगी। पैसे की वैल्यू है, मतलब टाइम की वैल्यू है, मतलब अपने रिसोर्स की वैल्यू है, मतलब जो आपने किया है उसकी वैल्यू है। तो सबकी वैल्यू धीरे-धीरे बिल्ड हो जाती है। तो दिस इज़ वन गुड थिंग दैट वी नीड टू टीच टू आवर चिल्ड्रन कि पैसे से कंफर्टेबल हो जाए, समझ लें पैसे को। सो धवल, यू ऑलवेज टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन। तुम बहुत बिलीव करते हो। तो हाउ हैज़ एक्चुअली इट हेल्प? हाउ डू यू प्रैक्टिस इट? क्या करते हो तुम? So definitely everybody must have heard about the book The Secret. कई लोगों ने पढ़ी भी होगी. So I have also read The Secret and I feel कि जैसे कोई भी चीज़ आगे लाइफ में आप प्लान कर रहे हो या आप करना चाहते हो और आप ट्रूली उसको उसमें बिलीव करते हो, तो अगर आप उसके बारे में सोचते हो, उसको विजुअलाइज करते हो और पहले से आप सोच लेते हो कि ये ऐसे मैं करना चाहता हूँ, सो इट्स लाइक यू गिविंग अ सिग्नल टू द यूनिवर्स दैट दिस इज व्हाट यू वांट. एंड वो कहते हैं ना कि जब आप चाहते हो तो पूरी कायनात आपके है। लिए वो, सो समथिंग लाइक दैट. सो आई फील देखिए रिजल्ट जो है वो क्या होगा ये जानना पहले से तो पॉसिबल नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी कैन बी पॉजिटिव अबाउट आवर एफर्ट्स एंड वी कैन बी वेरी शार्प कि दिस इज द रिजल्ट दैट आई वांट. ठीक है, थोड़ा डेविएट हो सकता है, बट मुझे लगता है मोर और लेस अगर आपकी प्लानिंग सही है, आपके एफर्ट सही है और लाइक यू सेड कि आपको उसका रीजन पता है, आपको व्हाई आर यू Why? डूइंग दिस, अगर वो आपको पता है, सो आई फील देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप जो सोच रहे हो वो वैसे ही होगा और आपको रिजल्ट वैसे ही मिलेगा. राइट, राइटली सेड। धवल, मैं एक और इसमें थोड़ा सा वैल्यू ऐड करूँगा। तो जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि इट इज़ ओनली अबाउट टेकिंग डिसीजंस, कि हम कितने डिसीजंस ले रहे हैं और हमारे कितने परसेंट ऑफ द डिसीजंस राइट पड़ रहे हैं। सो द बिगेस्ट स्किल समवन कैन हॉर्न इज टेकिंग राइट डिसीजंस। तो जब हम अर्ली एज में शुरू करते हैं तो डिसीजन मेकिंग लेते 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 हमें आदत पड़ती है कि हम सही डिसीजंस ले सकें। चैलेंज क्या है ना कि बहुत सारे लोग डिसीजन लेते ही नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर मेरा डिसीजन गलत हो गया तो नुकसान होगा, और उस चक्कर में डिसीजन लिया नहीं, और डिसीजन नहीं लेने से उससे बड़ा नुकसान हो गया। राइट? तो डिसीजन का रिजल्ट क्या आएगा जब आप इस डर से बाहर निकल जाते हो एंड यू स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस। तो शुरू में कुछ डिसीजंस गलत पड़ेंगे, लेकिन धीरे 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 ऑटोमेटिकली आपका दिमाग इतना ट्रेन हो जाएगा कि आपके सारे डिसीजंस सही होने लगेंगे। तो इट इज अबाउट टेकिंग डिसीजंस, प्रैक्टिसिंग टू टेक डिसीजंस। जब कुछ लोगों को होता है ना कि एक छोटी सी चीज पूछ लो, क्या खाओगे, नहीं ले पा रहे डिसीजन। सही बात है. तो डिसीजन मेकिंग इज अ स्किल। दिन भर डिसीजन लेने हैं, दिन में 35,000 से ऊपर डिसीजन लेने पड़ते हैं हम लोग को, एज पर द डेटा। I would like to add on to it, taking your own decision. Because at times what happens is कि आप अपने हर डिसीजन लेने के लिए आप किसी के एडवाइस पे डिपेंड करते हो, ठीक है, बट आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो सर्कमस्टांसेस है, उसको जितना अच्छी तरीके से आप समझते हो वो कोई और नहीं समझ सकता, वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो. राइट। राइट. तो अगर आप किसी दूसरे के डिसीजन पे राइड करोगे तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा ना, अगर वो अच्छा नहीं हुआ
तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप उस व्यक्ति के साथ खराब भी हो सकती है, और आप अपने आप को भी गिल्टी फील करोगे कि काश मैंने अपनी बात सुनी होती। सो आई फील सुनना सबकी चाहिए, बट करना अपने मन की चाहिए। यही तो स्किल प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे, कि हम सारे नॉइजेस से दूर रह के, बिकॉज क्या है ना कि डिसीजन मेकिंग इज वेरी लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। वो कहते हैं ना कि जो हमारा ब्रेन है ना, इट इज लाइक अ कंप्यूटर, राइट? तो आपके सिस्टम में एक विंडो खुल गया, आपने कोई बात सुनी किसी से, एक विंडो खुल गया। आप मतलब कहते हैं कि आपके जो सेंसेस होते हैं ना, हर सेंस से एक विंडो खुल सकता है। आपने कुछ स्मेल किया, विंडो खुल गया। आपको कोई फील हुआ, तो आपके दिमाग में एक विंडो खुल गया जो उसके बारे में कुछ डिसीजन बना रहा है। और कलेक्टिवली आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, तो उसे, तो आप जितनी सारी चीजें सुन रहे हो, देख रहे हो, बोल रहे हो, एक एक विंडो खुलती जा रही है दिमाग में। और वो सारी विंडोज जो है आपके डिसीजन मेकिंग को स्लो बना देती है। जैसे कंप्यूटर में अगर आपने बहुत सारे टैब्स खोल दिए, तो कंप्यूटर कैन लैग। करेक्ट। तो हमें एक तो उन नॉइजेस से दूर रहना, सो दैट वी डोंट ओपन अननेसेसरी विंडोज इन आवर माइंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि ये टैब्स हम लोग दिमाग में बंद कर सकें, या फिर वो टैब्स खुलने ही ना दें। तो स्टेइंग अवे फ्रॉम नॉइज इज वन गुड थिंग दैट यू शुड प्रैक्टिस टू टेक राइट डिसीजंस। Also, I feel making notes in the same regard. Making notes is very, very useful, because you will interact with multiple people. You will get multiple inputs in your mind. As you said, उतनी windows खुल जाएंगी. It's better to just make a note of it. जैसे कंप्यूटर में आपने rightly बोला कि एक ROM होती है, एक RAM होती है. So why to use your head to remember things? Rather make notes. Don't use your head for memory. Instead, use your mind to contemplate things, to make decisions. जितना आपका mind free रहेगा ना, आप उतना accurate, उतना informed decision ले पाओगे। राइट। तो नोट्स तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग फॉर्मेट है लोगों के, आजकल डिजिटल आ गया है, बट यस, यू शुड ऑलवेज राइट इट डाउन। कि मतलब क्या है ना कि आपकी जरूरत पे वो डेटा आपको मिल सके। नहीं तो चैलेंज तो यही है ना, जैसे घर में, सबके घर में कोठरी होती है, सामान इतना रखा है, पता नहीं क्या कहा है। जरूरत पे कुछ नहीं। कुछ नहीं मिल रहा है, फिर वो नया ही खरीद के आता है। करेक्ट करेक्ट। तो यही है, डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो देखता हूँ कि जैसे जैसे मैंने डिसीजन मेकिंग शुरू की थी, आज की स्किल में और पहले की स्किल में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया है। सो दैट यू आर ए सोशल एनिमल, you are active in lot of organizations, in leading positions, respectable roles. You have a business जो कि you have 9 stores you said, तो वो भी काफ़ी टाइम कमिटमेंट वाला काम है। एंड ऑफ कोर्स अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ। तो टाइम कैसे निकलता है इतना सारा कुछ करने के लिए? I think it's a very good question actually, because a lot of times personally also when we meet our friends and relatives, people do ask this. So I feel this is also something which nobody can teach you कि क्या सही है क्या गलत है. We have to set our priorities right. और मुझे लगता है ये भी एक ऐसी आर्ट है, एक कला है कि आप धीरे धीरे जब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चालू कर देते हो ना, तो आपका माइंड आपको अपने आप सिग्नल देता है कि क्या नेक्स्ट करना है. So obviously making notes, setting reminders, making calendar notes, schedules, everything is one practice that everyone does these days. But irrespective of that, आपको ही डिसाइड करना है कि आपके लिए इस टाइम पे क्या एक्टिविटी ज्यादा जरूरी है. हाउ आर यू गोइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, वो आपके माइंड को ही डिसाइड करना है. आप उसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर आपने अपने टाइम की वैल्यू समझ ली, ठीक है, कि मेरे 1 घंटे की वैल्यू क्या है. मान लीजिए आपने सोचा मेरे 1 घंटे की वैल्यू 1 लाख रुपए है. तो अभी जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, क्या वो एक्टिविटी करने से आप अपने उस 1 लाख रुपए घंटे के को अचीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जस्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए
कि आपको अपनी प्रायोरिटी में क्या रखना चाहिए. This is something I feel. Time management is a skill. It is also lot more about discipline. अगर आप सही समय पे सो रहे हैं, सही समय पे उठ रहे हैं, अपने शरीर का, बॉडी का ध्यान रखे हैं, यू आर इनटू फिजिकल फिटनेस, ये सब चीज़ें हैं, तो ऑलरेडी मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन लोगों के पास टाइम नहीं, दैट इज स्टार्टिंग देयर डे लेट. टू स्टार्ट योर डे अर्ली, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू. एंड दो चीज़ और है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के लिए. वन इज़ डेलीगेशन, सेकंड इज़ ऑटोमेशन. Definitely. तो हम अगर डेलीगेशन कर देते हैं सही चीज़ों का, और जो चीज़ हमें बार बार करनी है वो अगर ऑटोमेट कर लेते हैं. You stole my words. This is what I was going to say next, you know. And when we talk about delegation, very important thing is how you empower your let's say co-worker or your junior or your team member or your family member. How do you empower them to take a decision? So it is something that you need to train yourself and you need to train the other person also कि इस सिचुएशन में कैसे आपको सोचना है, क्या उसके राइट और रॉन्ग है, क्या प्रोज और कॉन्स है, और उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको डिसीजन लेना है. इट हैपेंस ग्रेजुअली, राइट. धीरे धीरे यू ट्रेन योरसेल्फ एंड योर टीम करेक्ट. कि कैसे करना है. और जब हम लोग वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो उसका भी यही प्रिंसिपल है, डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन. करेक्ट. क्योंकि हमें अपने लिए जो वेल्थ बनानी है, पैसे इन्वेस्ट करने हैं, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन योर लाइफ. मतलब अगर हम अभी योर एज इज ऑलमोस्ट 40, तो हमें 20, 30, 40 साल आगे काम करना है. तो अगर हम इसको ऑटोमेट और डेलीगेट नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि हम खुद ही करेंगे, तो हमारे पास बहुत इतने सारे काम है ना कि उस काम में ये चीज़ पीछे लग जाती, छूट जाती है. तो और जो लोग सोचते हैं कि नहीं हम खुद करेंगे, उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी रुक जाती है. कभी घर में शादी पड़ी है, कभी बिजनेस का लीन सीजन है तो स्ट्रेस है, कभी बिजनेस का हाई सीजन है तो टाइम नहीं है, कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो इट इज लेफ्ट बिहाइंड. तो जिंदगी भर करना सबसे इम्पोर्टेंट है. विदाउट ऑटोमेशन एंड डेलीगेशन इट इज. जैसे आपने ऑटोमेशन की बात करी और हम लोग उसको रिलेट करते हैं अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट से. सो आई यूज टू फॉलो दिस फाइनेंशियल एडवाइजर फ्रॉम यूएस. तो उसमें ऑब्वियसली पे योर सेल्फ फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट तो काफ़ी लोगों को पता है. सो दैट वाज आल्सो समथिंग देयर. उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी यूनिक सी चीज़ मैंने पढ़ी थी कि हाउ टू रीपे योर डेट फास्टर. ठीक है. अभी क्या होता है, आदमी सोचता है जब बिजनेस में प्रॉफिट आएगा तो हम एक लमसम अमाउंट दे देंगे और अपने लोन को हम चुकता कर देंगे, खत्म कर देंगे. मेरे को इस फाइनेंशियल एडवाइजर की बुक में ये मालूम पड़ा कि जो हम ईएमआई कहते हैं ना, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपने इंस्टॉलमेंट को 15 डेज पे भी पे कर सकते हो. जब मैंने ये पढ़ा और मैंने अपने बैंक को कांटेक्ट किया, ऑब्वियसली दे वर नॉट इन अ फेवर ऑफ इट बिकॉज उसकी वजह से आपका डेट जल्दी पे हो जाएगा, उनको इंटरेस्ट इनकम कम मिलेगी. बट I insisted that this is what I want to do, and I will not name the bank, but they told me that in the entire city they have not come across anybody who has followed this practice, and they took special permission from the head office, and I could pay off my loan and my debt much faster than I would have otherwise. So this is also something like automating your repayment of debt, which is a good healthy practice to do. ऑटोमेशन तो हर जगह इम्पॉर्टेंट है. हम दिन भर में जो भी काम कर रहे हैं, अगर कोई काम हमें बार बार करना है या हर साल करना है या हर दिन करना है, तो ऑटोमेट तो करना ही पड़ेगा. करेक्ट. बिकॉज अदरवाइज इट इज वन मोर डिसीजन टू टेक. Agree. So, for example, if you talk about my health insurance, you talk about my life insurance, they all are on auto debit alert. ठीक है. If in case you miss your payment, even if you're using a credit card, it is all on a auto pay, because you know you have consciously spent that money. You have to pay it back. Rather pay it on time and make it automated. If you're traveling and you might miss your credit card payment, it will lead to a big dent. 100%.
So these are small automations that you और should. फिर अगर आपको देखो पैसे तो आपको देने ही है, अगर आप पैसे टाइम पे देते हो तो आप सेव भी तो करते हो। बिल्कुल. मतलब अगर हम टाइम पे पैसे नहीं दें तो हमें लगता है कि हर महीने हजारों रुपए की लेट पेमेंट फीस और पेनल्टी अपने ऊपर आ बिल्कुल. जाएगी। बट एक बार जब पेनल्टी दे देता ना आदमी तो फिर वापस कभी नहीं देता है, फिर प्रैक्टिस मतलब ठीक हो जाती चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मोबाइल का बिल है, बच्चों का स्कूल का फी है, लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू पे एवरी मंथ। है. बिल्कुल बिल्कुल. तो टाइम पे दे के तो बहुत सुकून भी है और फिर पैसे भी बच जाते हैं। अननेसेसरी क्यों आप किसी को। ये सच्चाई तो यही है आज के टाइम में. आपको अगर ओला राइड पे 20 रुपए भी बचते हैं ना तो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन को भी वो चीज़ अच्छी लगती है. उसी तरीके से अगर आप टाइम से पेमेंट करने की प्रैक्टिस डाल लेते हो, चाहे अपने वेंडर्स को, चाहे आप यूटिलिटी बिल्स को, तो आपको उस पर डिस्काउंट्स मिलते हैं, आपका Discounts वेंडर्स मिलते भी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको कैश डिस्काउंट फैसिलिटीज देते हैं. सो दैट रूल अप्लाइज आई थिंक इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ Everywhere. पेमेंट्स दैट यू डू. यू गेन लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। आप टाइम पे पैसे दो, रिस्पेक्टफुल तो आप हो ही। राइट धवल, ओवर द इयर्स, इन लास्ट 20 इयर्स जब से तुम अपने करियर में हो, तो योर फाइनेंशियल माइंडसेट जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ होगा। पहले किसी चीज़ के बारे में हम अलग नज़र से देखते थे, आज उसके ऊपर अपनी अलग मतलब अलग तरह से हम सोचते हैं उसके ऊपर। तो क्या डिफरेंस आया है अगर हम बात करें डेट को लेके या इन्वेस्टमेंट्स बिहेवियर को लेके? पहले कैसे सोचते थे, या इंश्योरेंस के ऊपर पहले हम क्या सोचते थे, आज हम क्या सोचते हैं? कितना बदलाव आया है अपने फाइनेंशियल माइंडसेट्स में? So, I will not say that I'm a very big investor or anything like that, but I would still consider myself to be a relatively more educated investor than a Others, lot lot of of other people in my age. So, one thing I have made sure that never mix investment with insurance. Insurance is separate and investment is separate. राइट। The day you decide that you will not make any insurance with a hope of a return, रिटर्न। I think you have set the first foot right. राइट, ठीक है. परफेक्ट है। So this is one thing about और investment in. अपनी इकोनॉमी इसी के ऊपर बनी हुई है कि इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस साथ में करो, उससे बेहतर कुछ नहीं है। LIC। Correct, correct, correct. But when you get to know that you are doing a insurance separately और उसी सम में, उसी प्रीमियम में आप अपने आप को इतना ज़्यादा इंश्योर कर सकते हो, जिस दिन आप वो समझ लोगे और अपने इंश्योरेंस को अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस मान करके चलोगे. आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, हर साल तो गाड़ी भिड़ती नहीं है, फिर भी आप अगर अच्छी गाड़ी एक लेते हो तो 20-25 हज़ार से लेके 60-70 हज़ार रुपए अपने गाड़ी के प्रीमियम आप देते हो. उसका कोई रिटर्न नहीं है. आपकी बॉडी भी एक गाड़ी है. बस वही समझ के आपको अपना इंश्योरेंस करना है. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दिस। हम तो समझाते समझाते लोगों को थक जाते हैं, लोग नहीं समझते। पर जो समझ गया ना, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत सुधर जाती है। तो इंश्योरेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, और रियल एस्टेट में क्या बदलाव आया तुम्हारे माइंडसेट में ओवर द इयर्स? सो रियल एस्टेट में आई फील, मेरे फादर की एडवाइस थी शुरू से कि कभी भी आपको कोई अगर पर्पस डिफाइंड है कि आपको ये प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी है, आप इसको खरीद करके इसका क्या यूज़ करना चाहते हो, जब आपके पास उसका यूज़ डिफाइंड है तभी आप उस प्रॉपर्टी को खरीदिए, चाहे वो किस भी प्राइस पे आपको मिल रही हो. अनलेस यू आर इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट, I feel in today's times investing in real estate and just leaving it for the sake of investment कि इसके price appreciate होगा तो बेचेंगे, I think it's a very risky thing to do. You might get lucky, but I think if you see the law of averages, it's very difficult to have success in real estate in today's time if you just take it and leave it over the period of time. वो कहते हैं ना कि पैसे का बेस्ट फॉर्म पैसा ही है। Correct. रोटेट करते रहना यू चाहिए. कीप मनी इन द फॉर्म ऑफ मनी, यू कैन कीप इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल. यू कैन रिटेन इट्स वैल्यू, और वो आपको अप्रिशिएट होके भी देके जाएगा। पैसे का फॉर्म कन्वर्ट कर दिया किसी भी फॉर्म में, चाहे आप उसको गोल्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, चाहे आप उसको रियल एस्टेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, किसी और एसेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, तो उसकी वैल्यू आपने उसको ट्रैप कर दिया एक तरीके से, है ना, बिकॉज इट इज़ नॉट लिक्विडिफाइबल दैट इजीली. आज के टाइम पे आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओ, आपको
आप खरीद लेते हो प्रॉपर्टी, आप उसको जब बेचने जाओ तो आपको खरीदार नहीं मिलता। नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो अगर वो पैसा सही समय पे आपको काम ही नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का मुझे लगता है कि क्या इज इट जुडिशियल इन्वेस्टमेंट इज अ चॉइस दैट यू हैव टू मेक। वो कहते हैं ना फिक्स्ड नेटवर्थ, सो रियल एस्टेट इज अ पार्ट ऑफ योर फिक्स्ड नेटवर्थ। लिक्विड नेटवर्थ आपका दूसरा पार्ट हो गया। तो ऑन एन एवरेज वी सी इंडियन फैमिलीज में फिक्स्ड नेटवर्थ लोगों की ज्यादा है, लिक्विड नेटवर्थ लोगों की कम है। बहुत कम है। In fact, if you go around and see, most of the people around you have negative liquid net. करेक्ट। उनके ऊपर लोन ज्यादा है, उनकी पूरी एसेट से करेक्ट। ज्यादा, तो उनकी लिक्विड नेटवर्थ नेगेटिव है। करेक्ट। तो मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि धवल तुम्हारे साथ ही करते हैं, अपने दिमाग में इवेलुएट करो योर टोटल नेटवर्थ, नाउ स्प्लिट दैट नेटवर्थ इनटू 2 पार्ट। इतना फिक्स्ड है, फिक्स्ड मतलब रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस, घर में जो जेवर वगैरह पड़े हैं, प्लस गाड़ी घोड़ा काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जोड़ लो। दूसरा पार्ट लिक्विड नेटवर्क, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस और गोल्ड सिल्वर बार्स जो हैं, माइनस द लाइबिलिटी ऑन योर हेड, दैट इज योर लिक्विड नेटवर्क। लिक्विड नेट। एक बिजनेसमैन मोटा मोटी दिमाग में तो मेंटल मैथ्स कैलकुलेट कर लेता है। करेक्ट। यू गॉट बोथ द नंबर्स, स्प्लिट कर दो। जितना लिक्विड है उतना फिक्स हो जाए, और जितना फिक्स्ड है उतना लिक्विड हो जाए। उतना लिक्विड हो जाए। आई थिंक Then imagine your life, डेफिनेटली कौन सी बेटर लग रही है सोच के? you will definitely feel so much better if you have so much of liquidity, है ना। एंड जैसे आपने डेट के बारे में बोला, सो एंड यू आस्क्ड मी कि यू नो हाउ डू आई थिंक अबाउट डेट एंड हाउ माय पर्सपेक्टिव अबाउट डेट हैज चेंज। सो जब नए नए बिजनेस में आए थे ना, तो इजीली बैंक से लोन मिल जा रहा था, तो लगता था कि और लेते रहो, एक्सपैंड करते रहो, बिजनेस में लगाते रहो, बिकॉज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है, आप डेफिनेटली उससे काफी ज्यादा रिटर्न अपने बिजनेस में कमा रहे हो, कमा देते हो। बट at the same time I felt just that debt is good only to an extent, right? and it is like मतलब डेट को कैसे देखना चाहिए, जैसे अभी आप कार्डियो के बारे में बोल रहे थे, इफ यू हैव अ गुड इफ यू डूइंग कार्डियो इट हेल्प्स यू टू कीप अलाइव। उसी तरीके से ना जो हमारा डेट है वो भी कंसोलिडेट होते रहना चाहिए। सो आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दिस कि एक डेट लो और फिर उसको पीछे पढ़ के उसको राइट ऑफ कर दो, रीपे कर दो। सो वंस एवरी ईयर, I mean, this has only started happening to me from this year, and I have made up my mind that I will try कि मैं हर साल एक बार डेट फ्री होऊंगा। बहुत बढ़िया। So this is a very nice practice। मतलब सुन के मुझे भी अच्छा लग रहा है। हाँ। ऐसे ऑलरेडी हमारे बिजनेस पे तो वी आर नॉट ऑन डेट, बट यस अगर आप डेट फ्री हो सकते हो तो कहते हैं ना डेट इज लाइक अ पॉइजन, सो चूज योर पॉइजन वाइजली। करेक्ट। एंड लेट मी टेल यू, मतलब in my past 14 years of entrepreneurial journey, it was only one point of time last year, the 2024 that went by. I don't know whether I should be sharing this on public platform or not, but touch wood, I became debt free. Super. And that feeling, I'm It's telling very you, good. is immensely just very pure, you know, बहुत feeling. तो यू फील कॉन्फिडेंट कि Yes. अब यार अब सर पे टेंशन नहीं, Yes. अब डेट खत्म हो गया है। Yes. तो जब हम लोग बात करते हैं फाइनेंस की, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। हम लोग यूजुअली रिवॉर्ड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रिस्क को कई बार छोड़ देते हैं। तो तुम कैसे अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हो अपने बिजनेस में, अपने पर्सनल इन्वेस्टिंग में? So when I talk about risk, as we have always heard, the calculated risk is good, right? तो रिस्क जब भी हम कोई फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हैं, तो उसका प्लानिंग, उसका एस्टिमेशन, उसका प्रोजेक्शन, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई भी डील या कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑन पेपर, if it is not making sense to you today, I am so sure that it will not make sense to you tomorrow
आप किसी के बहकावे में, किसी के कहने में अगर आप आ जाओ कि व्यापार तो इतना सोचोगे तो व्यापार नहीं कर नहीं कर पाओगे, पाओगे, और व्यापार में ब्याज जोड़ोगे तो कोई व्यापार नहीं कर कोई व्यापार पाओगे। नहीं कर पाओगे। आई बिलीव कि हम कोई भी व्यापार कर रहे हैं, हमको अपने पैसे का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से उसका ब्याज भी जोड़ना चाहिए। तो मेरे व्यापार से मेरा ब्याज भी निकलना चाहिए और प्रॉफिट भी निकलना चाहिए। अगर ब्याज दे देने के बाद मेरे बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं निकल रहा है, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट और अ गुड बिजनेस। राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत से लोग समझते नहीं है, और मैं देखता हूँ कि जनरली लोग रिवॉर्ड के पीछे भागते रहते हैं। दिस इज व्हाट, ये रिवॉर्ड मिलेगा, वो मिलेगा, इतना परसेंटेज मिलेगा, और रिस्क मेजर करना भूल जाते भूल हैं जाते कई हैं। बार। तो उस छोटे से रिवॉर्ड के लिए कई बार लोग कुछ ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, जिससे वो रिवॉर्ड डाइल्यूट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो कहते हैं ना, ऐसे बिजनेस में अगर हम बात करें तो द रिवॉर्ड इज टर्नओवर। भाई जितना माल बिकेगा उतनी कमाई बढ़ेगी। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, सब लोग यही मानते हैं, ज्यादा माल बेचो, हमारा टर्नओवर इतना करना है, इतना करना है। बट दे फॉरगेट अबाउट द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन, तो रिस्क क्या क्या है, डेट स्टॉक कितना है, उधारी कितनी है, माल कितना फंस गया, या हर बिजनेस में अलग अलग होती है रिस्क। तो वो अगर आप मैनेज कर लो तो ऑलरेडी आपका मार्जिन 2-5% तो कमाई वही बढ़ गई। मेरे को लगता है कि यू नो लाइक लाइफ टीचेस यू लेसन्स। सो ड्यूरिंग द कोविड टाइम, बाय डिफॉल्ट यू डिड नॉट हैव अ चांस बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग वाज टोटली स्टॉप। ठीक है, आपकी टॉप लाइन जो है, सबकी टॉप लाइन उस समय गिर गई थी। बट इफ यू विल गो बैक टू योर बैलेंस शीट एंड यू विल सी, आई थिंक यू मस्ट हैव मेड अ मोर हैंडसम बॉटम लाइन ड्यूरिंग द कोविड टाइम देन एनी अदर टाइम। तो हमें जितना फोकस रिवॉर्ड्स को बढ़ाने पे करना है, उतना ही फोकस अगर हम हर समय अपने रिस्क को मिनिमाइज करने पे कर ले जाते हैं, ट्रू, तो हमारा प्रॉफिट और मार्जिन अपने आप ट्रू बढ़ जाता है। अननेसेसरी रिस्क लेके कोई फायदा नहीं होता, चाहे इन्वेस्टमेंट्स पे, चाहे बिजनेस पे। सो धवल, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट टुडे। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि व्हाट हैज बीन वन फाइनेंशियल मिस्टेक, वन फाइनेंशियल डिसीजन दैट वेंट रॉन्ग, जिससे हमें, हमारी ऑडियंस को और हमें कुछ सीखने को मिले, एंड व्हाट वाज द वन बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन दैट यू एवर टुक इन योर लाइफ? Okay. So I would like to start with the best financial decision. I think the best financial decision that I took was that I started a SIP. Super. It started with 500 rupees, and I do not want to disclose today The value of the that. value of the SIP that I am on. But I feel it's a great way to invest. Yes. No matter whoever says, I think that's the best financial decision that I have taken. And worst financial decision that you're talking about is one real estate investment that I did. I would not say that it is a bad decision because it turned bad. It was not bad when I took the decision, but it turned bad. So just the vulnerability of investing in a fixed asset is very risky, you know. So you need to be doubly sure before investing in a fixed asset, and when in doubt, don't. So I think this is what we need to keep in mind. I think that's what I would like to say. Definitely, yes. SIPs are actually a very good way of investing. It keeps you disciplined. It is automated. You also delegate it to someone. तो आप बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा पैसा उससे इकट्ठा कर सकते हो, और रिवॉर्ड्स भी अच्छे हैं, बिकॉज आप बार बार अगर सोचो कि हम खुद डिसाइड करके इन्वेस्ट करें तो फिर डिसीजन हो नहीं पाता। Just like a business, I believe कि you know ups and downs जैसे business में रहते हैं, dead stock भी business में होता है, वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक कैपिटल सेट असाइड कर दो, और आप ये सोचो कि ये आपकी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है, उसमें उठाव चढ़ाव चलता रहेगा। आपके बिजनेस में कोई साल खराब होता है तो आप उस बिजनेस से पैसे निकाल तो नहीं लेते हो, राइट? कीप ऑन एडिंग। तो सिप्स आर सर्टेनली अ बेस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ फॉर योरसेल्फ, एंड रियल एस्टेट केस टू केस बेसिस पे है, टाइम टू टाइम पे है। आपका डिसीजन सही हुआ, गलत हुआ, आपके हाथ गलत माल आए, बहुत सारे है उसमें, बहुत सारी चीजें हैं। We both have also engaged in one such real estate investment which did not turn out to be very तो real positive. estate में तो ये चैलेंज है ही है, और मतलब इट्स बेटर टू बी फ्रॉम द एस्टेट। अगर पैसा जेब में है ना,
तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। अननेसेसरी क्यों उसको रियल एस्टेट में कन्वर्ट करें? दिस इज व्हाट आई पर्सनली थिंक एंड आई डोंट वांट टू कन्वर्ट माय मनी इनटू रियल एस्टेट अनलेस एंड until आई एक्चुअली नीड Hmm. टू बाय एन एस्टेट फॉर मे बी बिजनेस के लिए हाँ, खरीदना unless हो। there is a purpose हाँ, of देयर इज अ buying. नीड, पर्पस नहीं, नीड। Need. पर्पस तो फिर बहुत ही कुछ बन सकता है। हाँ, correct, correct. तो कोई नीड नहीं है, तो आई डोंट want to transform my wealth from a liquid asset to real estate. Hmm. So it was a lovely conversation today. Naval, बहुत मजा आया। I truly Thank you. enjoyed. Thank you so much for Thank you having for me. taking out time. So आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद पूरा पॉडकास्ट अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।